अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक नई सुबह के साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं आपको। जी हाँ, सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत कुछ ऐसा लाए हैं जो आपको जिससे आपको सीखने के मौके पे मिलेंगे और ख़ास तौर पर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। चूँकि अच्छी बात से आगाज़ हो गया और अच्छी बात जो आज की अच्छी बात है वो मैं समझती हूँ बहुत ही अहम अच्छी बात है, क्योंकि जब हम तरबियत की बात करते हैं और ख़ास तौर पर आजकल फैली माशरती बुराइयों का जिक्र करते हैं, माशरे की बेराह रवी का जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले हमें बुनियाद ज़रूर देखनी चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। एग्जैक्टली तो बच्चों की तरबियत में अच्छी तरबियत बहुत मायने रखती है। बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तो हम तगो-दो में लगे रहते हैं। उनको अच्छा पाल पोस कर बड़ा किया जाए, तमाम आसाइशें दी जाएं, कहीं उनको ऐसा फील ना करवाया जाए हमारे बच्चों को कि वो एहसास कमतरी में चले जाए। लेकिन तरबियत बहुत अहम है। ज़िंदगी में ना किसी मकाम पर वालिदैन को फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। तरबियत अच्छी होगी तो बच्चा वालिदैन का ही नाम बुलंद करेगा, वरना वालिदैन की शनाख्त को भी मुतासिर करेगी। और आज के सुबह सवेरे इस प्रोग्राम में बच्चों की तरबियत और एक बड़े मसले के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे शहर इक़्तिदार, जहां मौजूद होते हैं सुहेल भट्टी साहब। यस बिल्कुल, सुहेल भट्टी से जल्दी आज की एक्सक्लूसिव स्टोरीज सुनते हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या खबरें हैं आज की? गुड मॉर्निंग सखेरा साहब, बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। यकीनी तौर के ऊपर अगर बच्चों की अच्छी तरबियत की जाएगी तो वो एक अच्छे और मुफीद शहरी बनकर सामने आएंगे, और यही बच्चे आगे बढ़कर जब मुख्तलिफ इदारों के अमूर संभालते हैं तो वहाँ पर भी उनकी अगर अच्छी तरबियत होगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी उनकी कारकर्दगी के हवाले से। और यही कारकर्दगी मुख्तलिफ, अगर हम सरकारी महकमों के इदारों की बात करें तो यही उनकी अच्छी तरबियत उस वक्त उनकी वहाँ पर भी उनकी कारकर्दगी के हवाले से एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगी, स्पेशली उस वक्त जब हमारे सरकारी इदारे बहुत से मुश्किलात का और माली बहरान से दो चार हैं, तो वो यकीनी तौर के ऊपर उस वक्त भी कोई अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की उस कफ़ायत शारी पॉलिसी और बचत की उस मुहिम के बावजूद के सरकारी इदारों के अंदर वसाइल का ज़िया बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, स्पेशली इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार संभालने के शुरू के दिनों में ही गाड़ियों को फ़रोख्त करके एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की कि सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और वफाकी वजारतों के अंदर भी जो गाड़ियों का और दीगर रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया जाता है उसे रोका जा सकेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अलावा दीगर सरकारी इदारों में या वजारतों के अंदर ये रविश बदस्तूर जारी है। उसकी वजह यह है कि माजी के अंदर हम देखते हैं कि ये एक ट्रेंड था कि जो भी मुतलका वजारत या डिवीज़न है उसके मातहत जितने इदारे हैं, उस सरकारी कंपनियाँ हैं, उनके पास बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, उनके गेस्ट हाउसेज हैं, उनकी सरकारी गाड़ियाँ हैं, उनकी और फैसिलिटीज़ हैं। तो माजी के अंदर ये एक प्रैक्टिस रही है कि जो भी वज़रा हों, वज़रा मुमलिकत हों, उसके साथ सेक्रेटरीज़, एडिशनल सेक्रेटरीज़, वजारत के सीनियर अफसरान अपने इदारों के मातहत कंपनियों के वसाइल का, गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल करते थे, और अभी भी बदस्तूर ये सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के अंदर हमें एक लेटर भी मसूल हुआ है जो कि वजारत सनत और पैदावार के सेक्शन ऑफिसर खालिद हुसैन ज़िया ने जारी किया। एक सरकारी कंपनी को जो कि कराची में जिसका हेड ऑफिस कायम है, उससे कहा गया कि मुशीर सनत और पैदावार के लिए एक गाड़ी और जो कि प्रोटोकॉल इसके लिए इस्तेमाल होती है वो गाड़ी भी उस कंपनी के लिए है, उसका फ्यूल भी फराहम किया जाए और उसके साथ साथ उसकी मुरम्मत के लिए भी फंड्स फराहम किए जाएँ। अगरचे कि इंटरनल ऑडिटर की जानिब से इसके ऊपर एतराज़ आयद किया गया, ये उनका सीक्रेट लेटर हमारे पास मौजूद है जो कि कुछ वजूहात की बुनियाद के ऊपर हम अपने स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे। उसके अंदर इंटरनल ऑडिटर ने वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा कि कंपनी लॉ ये अलाउ नहीं करता कि वजारत के मुख्तलिफ मकासद के लिए इस कंपनी के फंड को इस्तेमाल किया जा सके। वजारत के पास अपना बजट मौजूद है, हम ये रकम फराहम नहीं करेंगे। ये एक एग्जाम्पल हमने कोट किया। लेकिन अगर हम बात करें जितनी भी वजारतें हैं, उनके जो अफसरान हैं वो अपने मातहत कंपनियों की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो अफसरान भी जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत गाड़ी भी हासिल कर चुके हैं सस्ते दाम के ऊपर, महाना 65,000 से 1 लाख रुपए अलाउंस भी हासिल करते हैं। उसके बावजूद
वो अपने मातहत इदारों की गाड़ियाँ न सिर्फ अपने बच्चों की, अपने अहल खाना की, अपने बेगमात के ज़ेर इस्तेमाल रखते हैं, बल्कि उनकी जो मुख्तलिफ कंपनियों के गेस्ट हाउसेज हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान स्टील मिल की मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 3 साल से मुकम्मल तौर के ऊपर इसका ऑपरेशन बंद है। 475 अरब रुपये खसारे का सामना है, 12 करोड़ रुपये यौमिया खसारा। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे सुकेरा साहब कि पाकिस्तान स्टील मिल की कई गाड़ियाँ इस वक्त वजारत सनअत व पैदावार के अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल हैं, जो कि खिलाफ ज़ाब्ता है, जो कि खिलाफ कानून है। कौमी खजाने से रकम जारी होती है और वही रकम घूमकर वजारत सनअत व पैदावार के मुख्तलिफ अफसरान तक पहुँच जाती है। हम पावर डिवीज़न की बात करें, बेशुमार अफसरान हैं जिनकी तकसीम कार कंपनियों की गाड़ियाँ उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं। फ्यूल वो कंपनियाँ बर्दाश्त करती हैं, मेंटेनेंस के अखराजात ये कंपनियाँ बर्दाश्त करती हैं, और उसके साथ ड्राइवर की तनख्वाह भी उन कंपनियों से जाती है। इस तरह अगर हम पेट्रोलियम डिवीज़न की बात करें, वहाँ उनकी भी मातहत जितनी कंपनियां हैं, हर कंपनियों की गाड़ियां उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं। नीलम जलम पनबिजली मनसूबा हमारा जो कि टैक्स पेयर की रकम से बना, उसकी लग्जरी गाड़ियां लैंड क्रूजर पजारोज हमारे वफाकी वुज़रा के और उनके अफसरान के, उनके अहले खाना के, अजीज़ो कारब के ज़ेर इस्तेमाल रही हैं। तो हमारी जितनी भी वजारतें हैं उनके मातहत कंपनियों की जो गाड़ियाँ हैं, जो कि सरकारी कंपनियाँ हैं, उनका बहुत बेदरेग और गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इन कंपनियों के जो वसाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है, महाना उसके नतीजे में 50 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचता है, कौमी खजाने पर दबाव पहुंचता है। वो रकम जो मुख्तलिफ प्रोडक्टिव मकासद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, वो गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लका अफसरान की वजह से खर्च होती है। प्राइम मिनिस्टर से इस बात की उम्मीद कर रहे हैं मुख्तलिफ लोग जिनसे हमारी बात हुई कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ये अच्छी एग्जांपल सेट कर दी, लेकिन मुख्तलिफ वजारतों के अंदर इस मामले के नोटिस लेने की जरूरत है कि खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून। जी बिल्कुल, आप जिस तरह कह रहे हैं कि उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस पर नोटिस लें, लेकिन मुतल्लिका वो कौन सा इदारा है जो इस पर नोटिस भी ले सकता है? इंटरनल ऑडिटर का बेचारे का क्या बना जिसने ये कह दिया कि नहीं, जो फ्यूल की मद में या मुरम्मत के अखराजात की मद में पैसे वसूल किए जाएंगे ये गलत है। अब मामला रज़ाक दाऊद साहब का है तो क्या उम्मीद की जाए? हमने तो ये बात कर ली, मेरे ख्याल में और किसी इदारे में ये बात नहीं होगी। एग्जैक्टली सुकेरा साहब, ये सिर्फ रज़ाक दाऊद साहब की तो एक हमने एग्जांपल कोट की कि इसका हमें लेटर मिल गया, लेकिन बाकी जितने भी इदारे हैं, मतलब मैंने बड़ा भरपूर इसके ऊपर होमवर्क किया है काफ़ी दिनों से। आप कोई भी वजारत तिजारत की बात कर लें, वजारत टेक्सटाइल की बात कर लें, आप वजारत ख़जाना या उसके साथ साथ वजारत जो हमारी तवानाई है, जितनी भी वजारतें हैं उनके माथे जितनी सरकारी कंपनियाँ, तमाम कंपनियों की गाड़ियों का मिसयूज़ बड़े पैमाने पर हो रहा है। नोटिस किसने लेना है? इखलाकी और जो कवायद के मुताबिक जिम्मेदारी कैबिनेट डिवीज़न की है, लेकिन एक ये रिवाज बन चुका है, एक रिवायत बन चुकी है कि हमने इन गाड़ियों का, इन मातहत कंपनियों के वसाइल का गलत इस्तेमाल करना ही करना है। इस वक्त जो अगर इस खराबी को रोकना है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस खराबी को रोक सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर की बात की, बहादुर और दयानतदार अफसरान अभी भी हर जगह मौजूद है, जिनकी वजह से हमारे इदारों का निज़ाम चल रहा है। ये इंटरनल ऑडिटर, इसने तहरीरी तौर के ऊपर ये ऑब्जेक्शन की, ये आज भी अपनी कंपनी के अंदर मौजूद है। चूंकि एक अफसरान के अंदर खौफ जरूर पाया जाता है कि अगर हमने रुकावट पैदा की तो हमें ओहदे से हटा ना दिया जाए, लेकिन कुछ अफसरान इस खराबी को रोकने के लिए अपना किरदार अदा जरूर करते हैं। लेकिन अशद जरूरत इस बात की है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो PM हाउस के अंदर उन्होंने जो कल्चर अडॉप्ट किया, वही कल्चर अपने वजारतों के अंदर अडॉप्ट करें तो कफायत शारी की पॉलिसी और जो फजूल खर्ची की एक रविश है उसको यकीनी तौर के ऊपर मौसर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सही आप कह रहे हैं किफ़ायत शारी की मुहिम और मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बावजूद सरकारी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। ये फजूल खर्ची और वुज़रा में भी वही पॉलिसी अडॉप्ट की जाए जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में की गई है। भट्टी साहब, नेक्स्ट खबर क्या है आपके पास? दूसरी हमारी खबर है कि हम गुज़श्ता कई माह से मुसलसल ये सुन रहे हैं कि FBR को रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट था वो पूरा करने में नाकामी का सामना है, और इस वक्त तक यानी कि मार्च 2019 तक रवा माली साल के 9 माह के दौरान FBR को मजमूई तौर के ऊपर 317 अरब रुपये से जायद के शॉर्टफॉल का सामना है। जब भी इसके ऊपर बात की तो 2-3 वजूहात पेश की जाती हैं कि कुछ मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई हैं, इकनॉमिक एक्टिविटी उस तरीके से नहीं हो पा रही, और जिस वजह से जैसे FBR ये कलेक्शन नहीं कर पा रहा। FBR ने इंटरनली सीनियर अफसरान को उठाकर एक साइट पर किया, नए लोगों को सामने लाया गया कि हम जो मतलूबा टारगेट है उसको पूरा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद FBR को कामयाबी नहीं मिल सकी।
यही वजह है कि बहुत महंगाई भी बढ़ रही है और हुकूमत को मुख्तलिफ मसनूआत खसूसन पेट्रोलियम मसनूआत बिजली या गैस के ऊपर हुकूमत सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है, चूँकि FBR मतलूबा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की बात करें, वहाँ पर भी उन्हें रेवेन्यू मतलूबा रेवेन्यू वसूल करने में नाकामी का सामना है, 7% उन्हें कमी का सामना है। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर सिंध रेवेन्यू बोर्ड SRB जो कि सिंध के अंदर टैक्स कलेक्शन का काम करता है हुकूमत सिंध के लिए, और वो हुकूमत सिंध जिसके ऊपर एक बद इंतज़ामी और करप्शन का एक बड़ा लेवल लगा हुआ और बहुत से केसेस भी सामने आए हैं, लेकिन सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने हैरान कुन तौर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया रवा माली साल के 9 माह के दौरान। FBR की परफॉर्मेंस के बरक्स, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के बरक्स, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने रवा माली साल के 9 माह के दौरान अपने रेवेन्यू टारगेट के अंदर जो ग्रोथ थी उसके अंदर 9% इजाफा किया है। इनके वो माइनस में नहीं गए बल्कि 9% इजाफा किया है। और SRB के मुताबिक उन्होंने 9 माह के दौरान जो गुज़श्ता माली साल था इसी अरसे के दौरान उन्होंने 64 अरब रुपए कलेक्शन की थी, जबकि रवा माली साल के 9 माह के दौरान उन्होंने 70 अरब रुपए की रेवेन्यू कलेक्शन की है। इस हकीकत के बावजूद कि जो एक FBR हमें एक जस्टिफिकेशन देता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोबाइल फ़ोन के जो हम कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स खत्म किया था, उसकी वजह से FBR को एक बड़ा हैवी डेंट पड़ा है टैक्स कलेक्शन के अंदर। लेकिन इसी टाइप का एक टैक्स जो कि प्रीपेड और पोस्टपेड सेलुलर फोन सर्विसेज पर आया था और सिंध रेवेन्यू बोर्ड भी वसूल करता था, वो उसको भी ये डेंट पड़ा। वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को भी ये वसूली करने के अंदर रुकावट का नाकामी का सामना रहा। लेकिन उसके बावजूद हैरान कुन तौर के ऊपर SRB ने यानी कि 9% इजाफी वसूली की है। और इसके साथ अगर मैंने जानने की कोशिश की कि कौन सी ऐसी जी साहब भट्टी साहब जरा जल्दी से ये बता दें कौन सा फॉर्मूला लगाया है सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, ताकि हम पंजाब के जो रेवेन्यू बोर्ड है उनको भी वो फॉर्मूला बताएं। एग्जैक्टली ये फार्मूला ना सिर्फ पंजाब को बल्कि FBR को भी जानना चाहिए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड से मेरी बात हुई, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन के एडवाइजर हैं मुश्ताक काज़मी साहब, मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि सर आप बताइए क्या आपके पास रॉकेट साइंस थी, क्या आपने सिंध के अंदर ये कमाल करके दिखाया, इसके बावजूद कि बहुत सी कंपनियां वो माजी के अंदर सेल टैक्स चोरी करने में मुलविस पाई गई हैं सिंध के अंदर। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फैसिलिटेट किया बिजनेसमैन को अपने फाइलर्स के अंदर, जो उनके फाइलर्स थे उसके अंदर 4700 नए वो टैक्स दहिंदगान को उन्होंने ऐड किया। बड़े बिजनेसमैन के पास चलकर गए, वहां पर उन्होंने जाके रेड नहीं किए, ह्यू एंड क्राई नहीं किया, पकड़ धकड़ के इंप्रेशन नहीं दी, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया बिजनेस कम्युनिटी के अंदर। उन्होंने जाके मीटिंग्स की, एतमाद दिलाया, जो उनके मसाइल थे वो मसाइल हल किए और लोगों से कमिटमेंट की कि आपको बिला वजह कोई तंग नहीं करेगा, आप टैक्स अदा करना आपका कौमी फरीजा है। ताजरों को कन्विंस किया गया और ताजरों ने टैक्स अदायगी की। वज़ीर आला सिंध का भी इस हवाले से क्रेडिट जाता है, जो कि उन्होंने इसके ऊपर मुसलसल चेक रखा। SRB को टारगेट दिया गया कि आप बेहतर परफॉर्म करें और सिंध के अंदर जो कलेक्शन का तरीक़ेकार है उसको बेहतर बनाएं। मुल्क भर के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी वही है जो सिंध के अंदर है, जो पंजाब में है, और FBR पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से चीजों को मॉनिटर करता है वही मामला है। जी भट्टी साहब जाते जाते ऑन अ लाइटर नोट ये बता दें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे जलाने ही हैं, पकड़े जाने ही हैं, तो क्यों ना SRB को जमा करा दें? देखिए नहीं, ये तो अगर ये इसका हम कंसीडर नहीं कर सकते। वहां पर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन देखने को जरूर मिला है SRB और बड़े बिजनेस यूनिट्स के दरमियान। जो कंपनियां हैं उनको जब फैसिलिटेट किया गया है, उनको बिला वजह तंग नहीं किया गया, तो उन्होंने इजाफी टैक्स जमा करवाया जो पहले अमूमी तौर के ऊपर टैक्स चोरी कर लिया जाता था। तो एक अच्छी, उसके बाद कुछ इदारे के लोगों की भी एक मिली भगत होती थी, आई थिंक कि वो भी वहां पर कम की गई, क्योंकि सिंध के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ रहा है कि आपके यहाँ करप्शन है, आपके यहाँ बैड गवर्नेंस है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को FBR को जो सबसे बड़े चैलेंज का सामना है वो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट पूरा ना करना है। FBR के लिए एग्जांपल है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए एग्जांपल है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड से मुशावरत करके वही एनवायरनमेंट वो क्रिएट करें, वही एनवायरनमेंट वो पंजाब के और मुल्क भर के दीगर बिजनेसमैनों को फराहम करें, ताकि उनका एतमाद हासिल करके इजाफी रेवेन्यू FBR भी जमा कर गर्मी लग
लग रही है आज सुबह भी ऑफिस आते हुए। जो पिछले कुछ दिनों बड़ा अच्छा फील हो रहा था, मॉर्निंग ब्रीज और मॉर्निंग वाइब जो आ रही होती थी, बड़ा अच्छा फ्रेश फील हो रहा होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी ज़्यादा होती जा रही है। लाहौर से स्टार्ट करते हैं। कम से कम दर्जा हरारत लाहौर में 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो लाहौरियो तैयार हो जाओ। अब बात कर लेते हैं कराची की। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस्लामाबाद की बात करते हैं। कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस्लामाबाद वालों का मौसम अच्छा रहेगा, गर्मी मत खाएं। और कराची से अच्छा रहेगा। यस। और अब रुख करते हैं पेशावर का और बताते हैं पेशावर के मौसम का हाल। कम से कम दर्जा हरारत 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और अब बात करेंगे माय फेवरेट प्लेस कोयटा की बात करेंगे, क्योंकि हमेशा वहाँ गर्मी भी हो पूरे मुल्क में तो कोयटा का मौसम बहुत अच्छा रहता है। कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ओके जी, ये तो हो गई मौसम की बात। अभी आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं नाजिया हसन को। 54th सालगिरह है, बर्थडे है 54वीं आज मनाई जा रही है। जी हाँ जनाब, पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक की बुनियाद रखने की जब जब बात होगी, जब जब पॉप म्यूजिक का जिक्र होगा तो नाजिया हसन को हमेशा याद रखा जाएगा। क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं वो भी हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की, और छोटी सी उम्र में वो अपने मदाहों को भी छोड़कर चली गई कैंसर के बायस। जी हाँ, जाहिर है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में हम ऐसे फनकारों को ज़रूर याद रखेंगे उनकी बर्थडे के मौके पर, और ऐसे फनकार जो हम में नहीं रहे, उनका फ़न मौजूद है और वो हमेशा रहेगा, उनको भी हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अभी हमें चूँकि एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कहना चाहिए, एक तो इन्फॉर्मेटिव तो है ही है, लेकिन बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है जो हम चाहते हैं कि घर में बैठे वालिदैन, ख़वातीन, माएँ जो अपने बच्चों की तरबियत करती हैं ख़ास तौर पर, वो इन आज का हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर देखें और अपनी कॉल्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी हमारे साथ शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि अभी टॉपिक का नाम नहीं बताते, बताना है आपसे। ओके, हम इस तरह करते हैं कि सिर्फ ये बता देते हैं कि वो पेरेंट्स जिनको थोड़ा सा भी यही शक हो कि उनका बच्चा शायद किसी बुरी आदत में मुब्तला है, लाइक नशा, हम आज नशे पर बात करेंगे, मुनशियात के बढ़ते हुए फ़रोग पर बात करेंगे, इसकी अवेयरनेस, इसके यूजेस, इसके नुकसानात, इससे बचा किस तरह जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, यार आप देखते रहिएगा सबसे मेरे पास। करोड़ से ज़ायद पाकिस्तान में सिगरेट का इस्तेमाल होता है और 80 करोड़ जो है इस पर रकम खर्च होती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने ज़्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान में सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, और ये सिगरेट भी एक ख़तरनाक नशा है। बिल्कुल, और कहा जाता है कि सिगरेट एक पहली सीढ़ी है नशों की तरफ जाने की, कि जो बंदा सिगरेट पीता है वो और भी इस तरह के नशों को टेस्ट करने के चक्कर में लत में लग जाता है। लेकिन कुछ फैक्ट एंड फिगर्स जो आपके साथ ये हमने शेयर किए कि यूनिवर्सिटीज़ में हमारे नौजवान नस्ल जिनमें ये ट्रेंड्स बनता जा रहा है, और ट्रेंड के साथ साथ लाइक एक स्टेटस बनता जा रहा है कि जनाब कौन सा नशा करते हैं। और ये वाकई ये फैक्ट है आपके साथ जो हम शेयर कर रहे हैं। सुनने में, देखने में, किसी से सुनने में बड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन ये फैक्ट है, ये हकीकत है हमारी सोसाइटी की। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए। तो हमारे साथ डिस्कशन के लिए अली रज़ा साहब होंगे, तहकीकाती सहाफ़ी, पहले भी सुबह सवेरे पाकिस्तान में वो हमारे गेस्ट बन चुके हैं।
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह के केसेस उनकी नज़रों के सामने से गुजरते हैं। और फजल वाहिद साहब हैं हमारे साथ, माहिर नफ्सियात हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा फजल साहब आपके पास आया जाए, किस कदर संगीन सूरत हाल होती जा रही है कि जहाँ देखें, किस यूनिवर्सिटी में देखें, कुछ फैक्ट्स पिछले दिनों भी बड़ी आवाज़ उठी थी और बड़ी फिर तनकीद का निशाना बनी वो बात। आप क्या समझते हैं किस तरह के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, वजह क्या है? मुनशियात की आदत का जो आदत बनती जा रही है इसके इस्तेमाल की, असल वजह क्या है? Thank you very much for inviting me on the show and for talking about such an important subject. असल में जो स्टेटिस्टिक्स आपने बताए हैं ये रिपोर्टेड केसेस हैं। काफ़ी सारे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, यानी कि स्टेटिस्टिक्स इससे भी ज़्यादा खौफनाक हैं जो हमें बताए जाते हैं या नज़र आ रहे हैं। रीज़न्स काफ़ी सारे हैं। स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक, रिसर्चेस के मुताबिक 50% लोग जो फ़र्स्ट टाइम नशा करते हैं वो इर्द गिर्द अपनी सोहबत की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से करते हैं, पीयर प्रेशर जिसको कहा जाता है। इसी तरह कुछ परसेंटेज पेन मैनेजमेंट के लिए करते हैं, कुछ परसेंटेज रिक्रिएशनल यूज़ के लिए करते हैं, जस्ट टू गेट अ हाई। कुछ लोग जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन की वजह से भी इस लत में मुब्तला हो जाते हैं। ये तो सारी रीज़न्स हैं नशा करने की, लेकिन नशे की बीमारी में वो मुब्तला हो जाते हैं। कोई भी इस नीयत से नशा नहीं करता कि वो नशे की लत में मुब्तला हो जाए, जैसे कोई भी इस नीयत से चीनी नहीं खाता कि उसको शुगर हो जाए, लेकिन ये उनके बस में नहीं होता, जिस्म की डिमांड बन जाती है बाद में और वो इस मरज़ में मुब्तला हो जाते हैं। ये तो है अच्छा, फिर पेरेंट्स को और केयर गिवर्स को अलामात का यानी सिम्टम्स का पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नज़र रख सके और अर्ली स्टेजेस पे ही उनको पता चले कि उनका बच्चा या उनका प्यारा किसी नशे में मुब्तला है या वो कोई नशा कर रहा है। अलामात में जो ट्रेडमार्क अलामात है, जो बड़े ऑब्वियस अलामात है, सबसे पहले जो लोग नशे के मरज़ में मुब्तला हो जाते हैं उनका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। यानी रात को लेट सोना और दिन को लेट जाना, उनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है, वो गुस्सा करने लग जाते हैं, उनकी सेहत गिरना शुरू हो जाती है, वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, वो घर की कमरे की कुंडियाँ लगाना शुरू हो जाते हैं, उनके ग्रेड्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं, उनका जो कारोबार है उसमें नुकसान होना शुरू, या जॉब में उनका, तो उनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जिस्मानी सेहत पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, उनके कारोबार, पढ़ाई या नौकरी पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, उनके रिश्ते बड़े जल्दी मुतासर हो जाते हैं, वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं पेरेंट्स के साथ बार बार, और वो जो है ब्लेम गेम में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, उनके मॉरल वैल्यूज़ भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, वो दूसरों का हक जो है वो राइट्स वायलेट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे अलामात हैं। अच्छी बात है। अब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, नज़र रखना। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखते, हमारी कोशिश भी आज के इस टॉपिक में यही है कि हम बेसिकली सबसे पहले तो पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए वो बातें करें कि अपने जहनों में वो बिठा लें, कोई भी सिम्टम इनमें से आपको कुछ नज़र आए तो आप शक इस अंदाज से करें कि आप नजर रखना शुरू कर दें, ना बोलें। हो सकता है आपके बच्चे इस चीज को माइंड करें, हो सकता है वो ना इन्वॉल्व हो इन चीजों में, लेकिन नजर रखना बहुत जरूरी है। तो फजल वाहिद साहब फिर आपके पास ही आएंगे। बात कर रहे हैं हम सिम्टम्स की, पहले सिम्टम्स को हम क्लियर करते हैं, उस पर एम्फसाइज करते हैं थोड़ा, फिर हम आएंगे कि नजर किस तरह रखी जाए। जी, जैसे सिम्टम्स मैंने बताएं, ये बड़े ऑब्वियस सिम्टम्स होते हैं जिसको लोग इग्नोर करते हैं। अक्सर फैमिलीज़ में कहा जाता है ये किसी ने इस पे जादू कर लिया है, ये तावीज़ हो गए हैं इस पे, या इसको नज़र लग गई है, ये इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसको एहसास नहीं है, ये मस्ती में कर रहा है। ऐसे नहीं होता। वी नीड टू मेक श्योर, देखें जैसे मुल्क आइन के बगैर नहीं चलते, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर नहीं चलते, जैसे इदारे कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर नहीं चलते, इस तरह घरों की भी कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, घरों में भी एक निज़ाम होना चाहिए, पेरेंट्स की रिट जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, वहाँ पे सोने जागने की एक रूटीन होनी चाहिए, वहाँ पे घर में आने और घर से बाहर जाने की एक रूटीन होनी चाहिए। जैसे वो कॉलर ने बताया कि दोस्त अहबाब यानी बच्चे की कंपनी क्या है उस पर पेरेंट्स की नज़र होनी चाहिए, बच्ची की एक्टिविटीज़ पे नज़र होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, अक्सर मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो उनके जहनों में डालने वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू नीड टू एजुकेट योर चिल्ड्रन। उनको बचपन से हम सिखाएं
उनको बचपन से हम ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस दें, उनको एजुकेट करें, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो वो कहीं अनवैलिड सोर्स है, स्ट्रीट साइड से उनको पता चल जाएगा, उनको सोशल मीडिया से पता चल जाएगा, और वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑथेंटिक और वैलिड नहीं होगी। तो पेरेंट्स को एजुकेट करने की, फिर हमारे करिकुलर में, हमारे निसाब में इस तरह की चैप्टर्स इंक्लूड होनी चाहिए स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। बच्चों को रिहैब्स और जेल्स के विज़िट कराने चाहिए कि जो ड्रग्स में पड़ जाते हैं लोग या जो ड्रग्स की तरफ जाते हैं उनके साथ ये होता है। मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म और एक टूल है जो नेशनल परसेप्शन बिल्डिंग का काम करता है। आप समझते हैं कि सिर्फ अवेयरनेस चैनल फॉर दैट, जी आप समझते हैं कि अवेयरनेस से इनफ है, क्योंकि ये तो अब फैशन बन गया है। आप कह रहे हैं कि लोगों को देख के उसको फैंटेसाइज करते हैं और फिर बच्चे बच्चियां नशे की तरफ। फल साहब, ये तो वाकई हमारे आज का शो, हम जो एक कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में किसी एक घर में भी अगर निशानदेही हो जाएगी ना, तो हम ये समझेंगे कि हमारा ये शो करने का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि ये हमारे कल का मुस्तकबिल है। हमारे बच्चे जिन्होंने बागडोर संभालनी है इन आदात में पढ़ने के बाद। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं जमील साहब। तकरीबन एवरेज पे औसतन जो है वो 7 साल लगते हैं फैमिलीज़ को किसी ट्रीटमेंट सेंटर को अप्रोच करने में, और उसकी बुनियादी वजह ये है। जी मैं सुन रहा हूँ जी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स को जो है वो सिम्टम्स की अवेयरनेस नहीं है, उनको ये नहीं पता। ANF के स्टैटिस्टिक्स हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 30,000 लोगों को ट्रीटमेंट तक एक्सेस हासिल है। उसकी बुनियादी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हमें अलामात का नहीं पता होता, हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं किसी और मसले के साथ, और हम फिर अपने घरेलू टोटके आजमाते हैं। हम कहते हैं जी अच्छा नशा कर रहा है, इसकी शादी करा दो ठीक हो जाएगा, इसको बाहर के मुल्क भेज दो ठीक हो जाएगा, इसको हज उम्रा करा दो ठीक हो जाएगा, इसको कारोबार खोल के दो ठीक हो जाएगा। तो ये फिर हम जो टोटके आजमाते हैं, क्योंकि हम इसको बीमारी नहीं समझते, हम इसको कोई कैरेक्टर डिसऑर्डर समझते हैं, हम इसको कोई जिम्मेदारी का एहसास ना होना समझते हैं। तो चूंकि हमें अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस की वजह से ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और 7 साल बाद जब पेशेंट औसतन 7 साल बाद जब पेशेंट्स इलाज में जाते हैं या इलाज गाह को रुजू करते हैं, तो काफ़ी सारा डैमेज हो चुका होता, जिसमें से ज़्यादातर रिवर्सिबल भी नहीं होता। फिर सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज की अगर हम बात करते हैं आज के मुआशरे की, तो वालिदैन पर क्या जिम्मेदारी, जिस तरह की आप साइंस बता रहे हैं, अलामात बता रहे हैं, इसके अलावा और कौन सी ऐसी अलामात हैं जिस पर वालिदैन को होशियार हो जाना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया, उनके रवैयों में, उनके रहन सहन में, उनके उठने बैठने में, उनकी बातचीत में, उनकी पढ़ाई में, हत्ता कि उनकी हर एक्टिविटी में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन पेरेंट्स खुद डिनाइल में होते हैं, वो खुद इनकारी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों को लेकर बड़े सारे ख्वाब सजाए होते हैं। तो ऐसी कोई भी न्यूज़, इवन अगर कोई और उनको बताएं कि आपका बच्चा ड्रग्स में है या आप अपने बच्चे पे नज़र रखें, वो माइंड करते हैं, वो बाकायदा इस चीज़ को माइंड करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, दुनिया की हर खराबी दूसरों के बच्चों में है, मेरे बच्चों में नहीं हो सकती, मेरे बच्चे। तो इस डिनाइल से निकलने की ज़रूरत है, हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रियल करने की ज़रूरत है, और हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। और जो ही ऐसे अलामात हमारे नज़रों में आ जाएं, हम अपने बच्चों में ये अलामात देखें, हमें फ़ौरन अलर्ट होने की ज़रूरत है, और किसी प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है, हेल्प सीख करने की ज़रूरत है कि हम इस सूरत हाल से कैसे निपटे, कैसे हम अपने बच्चे को मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ की तरफ वापस लेकर आएँ, हमें क्या करना होगा। क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स जब ऐसी सूरत हाल घर में पैदा होती है, तो वो या तो इनेबलिंग करते हैं या प्रोवोकिंग करते हैं, यानी नशा करने में मदद करते हैं, या उनको डांट डपट बेइज्जत करके, मार पीट करके उनको मज़ीद जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं कि वो नशा करें। ये दोनों जो बिहेवियर्स हैं, इनकी कोई खातिर खा नताइज नहीं आते, बल्कि मसले को मज़ीद बढ़ावा देते हैं। इसलिए फैमिली को ज़रूरत है कि अगर उनके घर में ऐसा कोई मसला हो जाता है, तो वो प्रोफेशनल एडवाइस सीख करें। तो ये रूटीन में जो वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाता है, जो बच्चों के रवैयों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाता है, प्लस फिर स्कूल में, चूँकि ये जो पेरेंट्स और टीचर्स आपस में कनेक्ट नहीं होते, उनका आपस में राब्ता नहीं होता, तो एक दूसरे को फीडबैक नहीं दे पाते, ऐसे बच्चों की स्कूल में परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब हो जाती है, बच्चों की
कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाते हैं स्कूल से, उनके रवैयों के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में और उनकी पंक्चुअलिटी के बारे में। लेकिन वो बातें पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बड़ी चालाकी से बच्चे खुद ही रिपोर्ट्स कार्ड्स गायब कर देते हैं या फिर खुद ही उस पर चीज़ें लिख लेते हैं, या इवन कॉलेजेस और स्कूल्स में नंबर जो हैं वो अपने फ्रेंड्स का लिखवा देते हैं कि अगर कॉल जाए हमारे बारे में तो हमारे दोस्तों को जाएं, और वो आगे से प्रिटेंड करते हैं कि हम उनके पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स के जो है वो ये भी एक जो है काम करने की ज़रूरत है कि वो टीचर्स के साथ अपना राब्ता जो है वो ज़रूर रखें और उनसे फीडबैक लें और अपना फीडबैक उनको दें। इस बिल्कुल सही है। एक और कॉलर है मुनव्वर सुल्ताना है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर सुल्ताना साहिबा, कैसी हैं आप और क्या बात करना चाहेंगी? जी आप सुन पा रही हैं? आप कैसी हैं? जी जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इस पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वो जबरदस्त प्रोग्राम है। मंशियात लानत है। मैंने कितने ऐसे बच्चे छोटे छोटे देखे हैं सिगरेट पीते हुए, जो उनको काफी मना भी किया, मना भी हो गए वो। मैंने समझा कि मैंने ये बहुत बड़ी नेकी कर ली है। बिल्कुल, एक बच्चा भी मना करने पे वो मना हो जाता है, सिगरेट फेंक देता है या छोड़ देता है, तो ये बहुत बड़ी नेकी है और हमें नेकी करते रहना चाहिए। नेकी का ये है, अल्लाह ताला सूरह यूसुफ में फरमाते हैं कि जो बंदा नेकी करता है उसका अजर जरूर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मुनव्वर साहिबा, बहुत अच्छी बात है ये कि आपके कहने पे कोई रुक गया, आपने ये नेकी कमाई। हमारे आज की शो का मकसद भी यही है कि किसी एक घर में भी अगर इस चीज़ की निशानदेही हो जाती है तो हम ये समझेंगे कि हम कामयाब हुए हैं इस अवेयरनेस को फैलाने में। तो अभी एक बिल्कुल ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले हील्स का जो गिफ्ट है वो मुनव्वर सुल्ताना को जाएगा, क्योंकि उन्होंने शो में कॉल की और अच्छी बात की। तो अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिएगा सबसे बड़े पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ड्रग्स को लेकर हम बात कर रहे हैं। बच्चों में कुछ आदात, बिहेवियरल चेंजेस आप देखते हैं, सिम्टम्स किस तरह आप जज कर सकते हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमारे पैनल में जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर सदाकत अली साहब विलिंग वेज से हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं। वेलकम करते हैं आपको, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और कराची से हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तकीर साहब ने, माहिर तालीम है। इनसे हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में मुनशियात के इस्तेमाल की आदत जो बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट्स में, नौजवानों में एक्सेस किस तरह होता है उनका, इतनी बड़ी तादाद में मुनशियात, और तालीम कितना अवेयर कर सकती है स्टूडेंट्स को, और तालीम के बावजूद इस तरह की लत लग जाना, इसकी वजूहात क्या है? बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जब हम बात कर रहे थे कि वालिदैन का कितना किरदार होता है, तो माहिर नफ्सियात फजल वाहिद साहब ये भी बात कर रहे थे कि बहुत से बच्चे जब उनकी गैदरिंग होती है कॉलेज, स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर जाके वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इस नशे में, और वो किसी किस्म का भी नशा हो सकता है। फिर वालिदैन भी समटाइम उनके लिए भी जज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि तालीमी इदारे वहाँ पर क्या कोई गैप होता है स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान के टीचर्स जज नहीं कर पाते कि उनका स्टूडेंट किसी किस्म के नशे में मुब्तला है। बिल्कुल, या चेक एंड बैलेंस और इस तरह की चीज़ें। मैं डॉक्टर सदाकत साहब आपके पास सबसे पहले आऊँगा, चूँकि हम सिम्टम्स पर, अलामात पर बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा इस पर आप रोशनी डालें, क्योंकि जो पेरेंट्स, जो लोग भी घरों में बैठे ये देख रहे हैं, उनकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शख्स अगर तालीम में है तो तालीम का उसका ग्रेड्स गिरने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई काम काज करता है तो काम काज के अंदर परफॉर्मेंस नीचे आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ड्रग्स जब एडिक्शन की शक्ल इख्तियार करती हैं तो परफॉर्मेंस को बहुत धचका लगता है। यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अब बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में इस बारे में अब एक वबा की सूरत हाल पैदा हो गई है कि यूनिवर्सिटी में तलबा के अंदर, जो ख़ास तौर पर बहुत मारूफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े नाम की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका उतना ही बेड़ा गर्क है। मुआशरे में जितने नौजवान नशा करते हैं, यूनिवर्सिटी पॉपुलेशन में उससे दुगने इम्कानात होते हैं नशा करने के।
और जो बच्चों के वालिदैन से ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं, रातों को देर तक जागना, सुबह देर से उठना, फिर किसी न किसी तरीके से मैनेज करना अपने यूनिवर्सिटी जाने को, तो ये सारा जो सिलसिला है यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का, ये पीयर प्रेशर का इसमें बड़ा दखल है कि एक तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में जब जाता है तो वो बिलोंग करना चाहता है किसी न किसी से, और नई जगह होती है, वो अकेलेपन को महसूस करता है तो किसी न किसी से वो दोस्ती करना चाहेगा। और ऐसे लोग जो कि पढ़ने लिखने वाले होते हैं वो दोस्ती के लिए बहुत आसानी से मैसर नहीं होते, वो अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे होते हैं। सो क्लासरूम के बाहर जो ग्रुप्स होते हैं, जो पीयर प्रेशर है, वो टू मच होता है कि अगर आपने उनके साथ तालमेल रखना है, बिलोंग करना है, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो वो पहले से कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी में नशा ऐसे ही शुरू होता है कि कोई ऐसे दोस्त की शक्ल में जो क्लास फेलो भी है वो सिगरेट ऑफर है और फिर बात आगे चलती है। तो पहला साल तो ऐसे ही गुजरता है कि कोई नशा करा देता है, कोई फेलो स्टूडेंट तो नशा इस करा नशे देता है। में डॉक्टर साहब जो आप कह रहे हैं कि दोस्तों में, या अगर आप तन्हाई का शिकार हो रहे हैं या वालिदैन के कुछ रवैये से आप डिस्टर्ब हैं, तो वो बेसिकली सुकून ढूंढ रहे होते हैं, या क्या उनकी साइकी क्या होती है नशा जो कर रहे होते हैं? देखिए, हमारी ज़िंदगी का जब मज़ा किरकिरा होने लगता है तो नशे के लिए राह हमवार होती है। हमारे जैसे शहरों की ज़िंदगी है तो यहाँ बड़ी फास्ट लाइफ है, तो यहाँ किल जॉयज़ बहुत हैं, बहुत मज़ा किरकिरा हो रहा है, घरों में मज़ा किरकिरा हो रहा है। वालिदैन औलाद के साथ जब तालमेल नहीं बना पाते, बातचीत नहीं कर सकते, उनसे बात मनवा नहीं सकते, तो वो झुंझला जाते हैं। वो अगरचे इतनी हिम्मत नहीं करते कि पहले कोई ट्रेनिंग ले लें और फिर बच्चों से मामलात को तय करें, वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं और उन्होंने जो तरीके अपने वालिदैन से सीखे होते हैं जो कि पुराने तरीके होते हैं और ऑब्सोलीट होते हैं, तो अपने बाप दादा के तरीक़ों पे हम चल के अपने बच्चों को या बच्चों के बच्चों को हम अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर सकते। आज की ज़िंदगी में और 50 साल पहले की ज़िंदगी में गैप बेइंतहा है, क्योंकि पहले गैप इतना नहीं होता था 50 साल में जितना पिछले 50 साल में गैप हो गया। तो गैप वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब बच्चों की परवरिश एक सीखने वाला काम बन गया। पहले कोई किसी जगह कोई बच्चा होता था जो राह से भटक जाता था और नशा करता था, अब ये ख़तरा बड़े करीब आता जा रहा है। अगर कल को हमारे बच्चे ने यूनिवर्सिटी जाना है तो हमें उसको पहले मेंटली तैयार करना होगा कि यूनिवर्सिटी में कौन से चैलेंजेस हैं जो उसको राह से भटका देंगे, तो उनसे कैसे नबर्द आज़मा होना है। वालिदैन समझते हैं कि वो बच्चों को सिर्फ आसाइशें दे दें, रुपया पैसा दे दें तो इससे मसला हल हो जाएगा, बच्चे जो भी मांगें उनको पकड़ा दे तो इससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। बच्चों को एक अच्छे माहौल में बातचीत चाहिए होती है। ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों की बात मानें, आप 4 में से 2 बातें मान सकते हैं, 2 बातें ना माने, जो मुनासिब बात नहीं है तो वो ना माने, लेकिन माहौल ना ख़राब करें। ये जो वालिदैन बच्चों पे एहसान जताना शुरू कर देते हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, एहसान आप किसी पे भी जता देते हैं तो एहसान उसी वक्त उसका जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, एहसान नहीं रहता। सो जो हमारा मज़ा किरकिरा करने वाली चीज़ें हैं घर में और फिर स्कूल में और फिर वर्क प्लेस पे, तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमारा मज़ा जो किरकिरा होता है उसका क्या तदारक है। और बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो वालिदैन की गोद में होते हैं, जैसे 4 साल के बच्चे, तो उनको उस वक्त जैसे आप तरबियत दे रहे होते हैं, आप मज़हब के बारे में बता रहे होते हैं, तो उसी शिद्दत के साथ आप उन्हें मनशियात के बारे में बताएं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत वैलिड पॉइंट है ये। अभी हम कराची चलते हैं, अली भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और डॉक्टर मुस्तकीर से भी बात करते हैं। अली भाई, सबसे पहले तो आपके पास आते हैं। एक ऐसा अलमिया है ये हमारी सोसाइटी का कि पिछले कुछ सालों में जितनी हमने मुनशियात पर बात की उतनी ही मुनशियात हमारे मुल्क में बढ़ गई। हालांकि होना यह चाहिए था कि तदारुक की सूरत में, इसको कंट्रोल करने की सूरत में नशा तो खत्म होना चाहिए था, लेकिन आपकी नजर से बहुत से ऐसे केसेस गुजरे होंगे, एएनएफ के साथ भी बहुत सी कार्रवाइयों का आप हिस्सा भी रहे हैं, आपने करीब से इन चीजों को देखा है, तो जरा ये एक्सपीरियंस शेयर करें कि ऐसा क्यों है कि मुनशियात, अब तो नई नई किस्म की मुनशियात आना शुरू हो गई हैं हमारी मार्केट में। यहाँ सबसे पहले तो मैं अपने मौजूद ख़वातीन हज़रात को अपनी जानिब से सलाम पेश करता हूँ। देखिए नाज़रीन मोहतरम, बात यह है कि जिस मौजू को आज
ज़ेर बहस लाया जा रहा है, उस मौजू पर मैं गुज़िश्ता बरसहा बरस से काम कर रहा हूँ। और आप ये अंदाज़ा कीजिए कि मनशियात की रोकथाम के लिए हम साल हा साल से इसी काम पर लगे हुए हैं कि किसी तरह इस मनशियात को इस मुआशरे से ख़त्म किया जाए। देखिए, बिल्कुल इंस्टीट्यूशंस में जो मनशियात की अचानक रेल पेल हुई है ना, मैं उसकी अहम तरीन वजूहात बताता हूँ। उसकी अहम वजह यह है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, आपको सुन रहे हैं हम अली भाई। अच्छा, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि रेल पेल है इस मुआशरे में इस वक्त उन मामलात की कि जिन मामलात को आज से तकरीबन कोई 10-12 साल 20 साल पहले तक वालिदैन बच्चों की तरबियत में बड़ा अहम किरदार अदा करते थे। बच्चों को ऐसा कभी नहीं होता था कि जब तक जॉइंट फैमिली सिस्टम था ना, जिसमें चचा, मामू, खालाएं, फूफियाँ, ये बच्चों को जब तरबियत देती थी ना, जब बच्चा छोटा होता था वहाँ से, तो उसको ये पता होता था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आज होता ये है कि सबसे पहले माँ बाप शादी के कुछ ही अरसे के बाद कहते हैं जी घर अलग कर दें, चूल्हा अलग कर दें। चलिए जी, कर दिया उनके बलबूते पर। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपनी औलादों को इस तरह छोड़ दिया कि जैसे अल्लाह ने ज़मीन पर उतार दिया है, बस वही उसका हामी व नासिर है। औलादों की, देखिए, ईमान और सच्चाई की बात अगर आप करें ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सोचिए, किसी से पूछिएगा कि खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर उनको कसम देकर पूछिएगा कि 24 घंटे में वालिदैन अपनी औलाद को बिठाकर कितने मिनट तरबियत देते हैं। क्यों मुस्तग़ी साहब? बिल्कुल तरबियत का फुक़दान वालिदैन का, ख़ानदान वालों का, अहले महल्ला का, अहले इलाक़ा का, अहले इंस्टीट्यूशंस का। पहले ये होता था कि हम महल्ले के भी किसी बुज़ुर्ग को, अपने से बड़े को चचा कहते थे, मामू कहते थे, खालू कहते थे, अंकल कहते थे। आज किसी चचा, खालू, मामू की जुर्रत नहीं होती कि वो किसी बच्चे को सिगरेट पीता हुआ देख के ये बोल दे कि मियाँ तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो? बोलेगा तू कौन है भाई, चल काम कर अपना। एक तो सबसे बड़ा मसला ये दरपेश हुआ। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बेसिकली आपने जो पेरेंट्स की बात की है, बड़ी अच्छी आपने बात की है। हम भी आज के शो से यही कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स की अवेयरनेस के हवाले से। बट आपने जो जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात की, आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात कर दूं वालिदैन से। जी क्विकली। जी अली भाई, देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। आकाए दो जहां सरकार मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े इरशाद गिरामी है कि एक माँ अपनी औलाद को जो बेहतरीन तोहफा दे सकती है वो उसकी अच्छी तालीम और तरबियत है। बिल्कुल, कोई शक नहीं, बात की बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अली भाई। लेकिन देखिए, लम्हा फिक्रिया ये भी है एक कि आपने जो कह रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम, पहले इस तरह की चीजें थी कि आप देखते थे मामा, चाचा, ये वो, ठीक है, ये बातें ठीक है, टू सम एक्सटेंड हम इससे एग्री कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली पेरेंट्स और बच्चों में जो कम्युनिकेशन गैप आता है, या वो पेरेंट्स जो ये समझते हैं बच्चों से बात करेंगे बच्चे माइंड करेंगे, या बच्चा ये समझता है कि हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे पता नहीं वो कैसा जवाब देंगे, तो ये भी एक फैक्ट है, ये एक एरा का गैप है। यस ट्रू, हम इस पे ही बात करना चाहेंगे। लेकिन पेरेंट्स के बाद हम चलते हैं टीचर्स पे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जो कुछ हो रहा है, जो रुझान इसका बढ़ता जा रहा है, मैं चाहूंगा डॉक्टर मुस्तगी साहब आप इस पर जरा रोशनी डालें। यूनिवर्सिटीज सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है, इतनी आसानी से वहां पर मुनशियात अवेलेबल होती हैं, मैं एक और बात फिर करना स्टूडेंट्स चाहता हूं, करने पे मजबूर कह लें। जी अली भाई, मुस्तगीज़ भाई की मौजूदगी में मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं। देखिए, गौर से सुनिएगा मेरी बात, ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए, कि पहले जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ होती थी, वो होते थे बच्चों की तरबियत गाह। आज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं,
जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो है कमाई के धंधे। आप समझ गए मेरी बात? उनको ये चाहिए कि लड़के लड़कियों की तादाद कितनी है, डॉक्टर मुस्तकीर साहब, उनको इस बात से मतलब नहीं है। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर मुस्तकीर साहब, नाउ इट्स योर टर्न। जी शुक्रिया। अली भाई की बात सुनने के बाद और बाकी मुअज़्ज़िज़ हज़रात की बात सुनने के बाद एक बात तो क्लियर है कि देखें, जो सानिया हम सुनते थे दूसरे जगहों का, वो अब हमारे यहाँ ज़ुहूर पज़ीर हो चुका है। वो मंशियात के केसेस सामने आ चुके हैं और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत शोर भी मच रहा है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अब हमें इसकी रेमेडी की तरफ सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें कि ये हो रहा है। देखें, हुआ ये है कि हम हाइप क्रिएट करने में हम लोग बहुत तेज़ हैं एज ए माशरा, कि उसकी रेमेडी के बजाय हम ज़्यादा उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि वज़ीर हज़रत की तरफ से भी ये आ गया कि 75%। तो अगर ऐसा हम कहते हैं ना, तो ये 75 से 80 हो जाएगा, 70 नहीं होगा। उसका तरीक़ाकार कुछ और होना चाहिए कि एक तो इसको हम इससे चर्चपोशी भी नहीं कर सकते, खामोश भी नहीं रह सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाइप क्रिएट करें ताकि इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले। उस पॉपुलैरिटी से बचना है, उसमें फैसिनेशन पैदा नहीं करना। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बात तो तय हो गया है कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये चीज़ आ गई है। देखिए, सबसे पहला किरदार तो वालिदैन का है। यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे आते हैं कब? 18 से 20 साल की उम्र में, इससे पहले तो आते नहीं। कॉलेजेस में भी कोई 15-16 साल की उम्र में जाते हैं, 17 साल की उम्र में जाते हैं। तो वहाँ पे जाने का मतलब ये है कि 18-20 साल की उम्र में जब जाते हैं तो किसी हद तक उनकी आदत, उनके सोचने का तरीक़ाकार, माशरे को समझने का तरीक़ाकार, माशरे को देखने का तरीक़ाकार, माशरे का रवैया, माशरे से रिस्पॉन्स उनके अंदर कुछ ना कुछ पुख्ता हो चुका होता है। तो सबसे पहला तो इसमें जो रोल है इसको रोकने का, वो माँ बाप, जैसे अली भाई कह रहे थे कि बुनियादी तौर पे हुआ ये क्या है कि अम्मा अब्बा दोनों ही मसरूफ़ हो गए हैं, तो बच्चे तो फिर इधर उधर देखेंगे ना, वो देख रहे हैं, और इस वजह से तो सबसे पहला काम तो ये है कि वालिदैन। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है, और डॉक्टर साहब फिर बच्चे के हाथ में या तो आईपैड है, हाँ, या लैपटॉप है, हाँ, या मोबाइल है, और वो अपनी मर्जी की सोशल मीडिया को लगा हुआ चीज़ों को सीख रहा है, वो अच्छी या बुरी है। जी हाँ, ऐसा ही है। दुआ यही मसला है कि चूंकि माँ बाप की तवज्जो उन पे नहीं रही, तो इनकी तवज्जो भी माँ बाप पे नहीं रही। जब नहीं रही तो फिर अपने लिए कोई तफरी का सामान देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, और फिर ये पनाहगाह उनको मिलती है। पूरी दुनिया में इसका जो लॉजिक है वो यही है कि पनाहगाह उनको ये मिल जाता है। तो अब सबसे पहला तो माँ बाप इस पर नज़र रखें। और दूसरी बात यह है कि देखिए, स्टेट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी लाइव एग्जाम्पल हमारे अपने मुल्क में है कि अभी से थोड़े दिन पहले पूरे शहर, पूरे मुल्क में बारूद की बू फैली हुई थी। अब क्यों नहीं है? इसलिए कि स्टेट की प्रायोरिटी बन गई वो। तो स्टेट की ये टॉप प्रायोरिटी बननी चाहिए। ये तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि फ्यूचर लीडरशिप की बात कर रहे हैं, फ्यूचर नस्ल की बात कर रहे हैं, और उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके हाथ में आगे बागडोर आना है, हमारे साइंसदान बनने हैं, सारी चीज़ें बननी है। तो इस वजह से स्टेट का रोल है। और तीसरे दर्जे पर फिर इंस्टीट्यूशन का रोल है। हम उससे बरीज़म्मा नहीं हो सकते, हमें नज़र रखनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये 20 साल का बच्चा जब आ जाता है इन सारी चीज़ों को, तो फिर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकते हैं, काउंसिल करते हैं, जो कि आजकल तमाम यूनिवर्सिटीज़ में है। और बिल्कुल मैं एग्री भी करता हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो ज़्यादातर वो फाइनेंशियल टर्म में सोचते हैं, लेकिन फाइनेंशियल टर्म में सोचना भी उनके लिए शायद इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। एक बात और भी है जी, बच्चे भी तो कंट्रोल में नहीं है ना। देखिए, जो वही जो आपने अली भाई बात की थी कि तरबियत बड़ी मैटर करती है, बच्चों को कंट्रोल में कैसे रखना है। मैं आपको सच एक बात बताऊं, हम लोगों को बात पे जूते पड़ते थे। यकीन कर लीजिए, मतलब हमारे यहाँ की तरबियत का आलम यह था कि अगर आपने बड़ों के बीच में बैठ के क़हक़हा लगा दिया तो पीछे से कोई चचा या खाला या खालू एक थप्पड़ मार देते थे, भैया तमीज़ नहीं है तुम्हें हंसने की, बड़ों के बीच में बैठ के इस तरह हंस रहे हो। दूसरी बात यह कि खुदा की कसम में बड़ा हैरान और परेशान होता हूँ आज के इस मुआशरे में कि लोग महफिल में पैर पे पैर रख के और इस तरह बैठे होते हैं, उनको कभी गुमान भी नहीं होता इस बात का कि यार तमीज़ तहजीब क्या चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अली भाई, सही कह रहे हैं आप। जिन चीजों की जाने, जिस मुआशरे में ये मामलात खड़े होते हैं ना। एक मिनट दे मुझे, मैं वापस आपके पास आता हूं। बिल्कुल सही पिन पॉइंट कर रहे हैं आप इन चीजों को। बहुत जरूरी है तरबियत, नो डाउट तरबियत एक बहुत बड़ा फैक्ट है, लेकिन जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं
स्टेट की तो ये जिम्मेदारी है। अभी हम बेसिकली बात करते हैं थोड़ी सी डैमेजेस की, असरात क्या होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि फजल साहब की जानिब आना चाहूँगा। फजल भाई, आप बताएं ज़रा, थोड़ी पिन पॉइंट करें चीज़ें, डैमेजेस, असरात क्या होते हैं इस तरह के माहौल से। बेशक आप मजबूरी में कर रहे हैं या फिर आपको लत लग गई है, फिर किन किन चीज़ों का सोशली और पर्सनली भी किन किन डैमेजेस का सामना करना पड़ता है? बिफोर आई कमेंट ऑन दैट, सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर सदाकत अली ने जिक्र किया, जैसे बाकी मेहमानों ने जिक्र किया कि ये बेसिकली हम ड्रग एडिक्ट्स को एक और नज़रिए से भी देख सकते हैं। इनको मिसगाइडेड सीकर भी कहा जाता है। मसला ये है कि वो सही चीज़ को गलत जगह पे ढूंढ रहे होते हैं। ये केमिकल से हमें ये चीज़ नहीं मिल सकती, हमें ड्रग्स से ये चीज़ नहीं मिल सकती। तो एक NLP में एक सपोजिशन होता है कि हर एक्ट के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है, और अगर उस इंटेंशन को आप एक बेटर स्ट्रेटजी के साथ सेटिस्फाई करें तो पिछली स्ट्रेटजी को लोग छोड़ देंगे। मैले कपड़े आप तब उतारते हैं जब उजले कपड़े आपके पास अवेलेबल हो। अब ड्रग्स की जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जब हम इसकी, अच्छा एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ जो तरबियत की बात हम कर रहे हैं सारे लोग, पहले तरबियत करने वालों की तरबियत बहुत ज़रूरी है कि वो तरबियत क्या करें। उनको पता ही नहीं है कि हम क्या तरबियत करें। जैसे डॉक्टर साहब ने भी स्टार्ट में कहा, पेरेंट्स को सबसे पहले सीखने की ज़रूरत है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सीखने की ज़रूरत है कि तरबियत का क्या मतलब है। हमें वो टूल्स सीखने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए से हम बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम उनको डिसिप्लिन कर सकते हैं। फिर रही बात ट्रीटमेंट की, जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ट्रीटमेंट में ज़रूरी है कि हम उनको, ये जो मेमोरी होती है ये सेलुलर लेवल पे होती है। मेमोरी जो होती है ये सेलुलर होती है। सबसे पहले ये बताइए नुकसानात क्या होते हैं, ताकि हम अपने देखने वालों को ये अवेयर कर सकें कि इससे देखिए, सबसे पहले नुकसान मैं आपको अगर नुकसानात गिनवाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे पहले जो है ना, जिस्मानी नुकसान इसका, जब लोग नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं तो उनकी सेहत गिरना शुरू हो जाती है, उनका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, वो दिन को सोना और रात को जागना शुरू हो जाते हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उनकी जो सेहत है ओवरऑल, फिज़िकल हेल्थ, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके डाइटरी हैबिट्स चेंज हो जाते हैं, उनके खाने पीने की आदत चेंज हो जाती हैं, वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, वो अपनी नींद को तरजीह नहीं देते, उनका वर्क रेस्ट साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा रिश्ते उनके ख़राब हो जाते हैं, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो जैसे अगर कोई शादीशुदा है तो बीवी के साथ उनके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ। सिर्फ वो दोस्त उनके सर्कल में रह जाते हैं जो नशा करते हैं, जिनकी रूटीन उनके मुताबिक है, बाकी लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है रात को जागने के लिए। उसके बाद जो है उनकी पढ़ाई बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाती है। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी मुतासर हो जाती है, अगर वो कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार उनका मुतासर हो जाता है, उनकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, वो स्टीलिंग में पड़ सकते हैं, वो दूसरों के जो राइट्स हैं वो वायलेट कर सकते हैं। तो उनकी लाइफ का हर पहलू नशे की वजह से मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ उनका बल्कि उनके घर वालों का भी उसी लेवल पे उनकी ज़िंदगी मुतासर हो जाती है जिस लेवल पे उनके बच्चों की या उनके प्यारे की जो नशे की लत में मुब्तला है उनकी ज़िंदगी मुतासर हो जाती है। यानी घर वालों की भी फ़िज़िकल जिस्मानी सेहत मुतासर हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से, कार्टिसोल की वजह से उनको साइकोसोमेटिक इलनेसेस शुरू हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। घर वालों की भी नौकरी, पढ़ाई, कारोबार मुतासर हो जाता है, क्योंकि वो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं बच्चे की ड्रग्स के साथ, वो जलजले की पट्टी पर रह रहे होते हैं। ये नहीं पता होता कि रात को हमें क्या खबर सुनने को मिलेगी, बच्चा जिंदा सलामत घर आएगा कि नहीं आएगा। उसके अलावा उनकी भी मॉरल वैल्यूज़ डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं। बच्चे के लिए वो ड्रग्स की वजह से सो रहा होगा और ऑफिस फ़ोन करके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि वो बीमार है, वो घर में सो रहा होता है, मेहमानों को वो कह रहे होते हैं उसको बुखार चढ़ा हुआ है। तो मॉरल वैल्यूज़ पेरेंट्स की भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी भी रिश्तेदारियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो इवेंट्स पे जाना जो है वो अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं, वो घर में गैदरिंग जो है वो अवॉइड करना, क्योंकि वो क्या जवाब देंगे लोगों को कि उनका बच्चा नशे की लत में मुब्तला है। इतना बड़ा स्टिग्मा होता है उनका। तो ये सिर्फ नुकसान मरीज को नहीं होता, मरीज के घर वालों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ट्रू, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ा आपने थॉरली इस पर नजर डाली है एक। और अभी हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे मुनशियात की रोकथाम की, और वो लोग जो इस लत में पड़ चुके हैं उनकी रिहैबिलिटेशन किस तरीके से की जाए, बिल्कुल किस तरह निकाला जाए उनको इस दलदल से। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आप अपने बच्चों पर, अपने प्यारों पर, वालिदैन किस तरह से नज़र रख सकते हैं, और बड़ी एक इंफॉर्मेटिव शेयरिंग भी हुई कि बहुत सी स्टेजेस होती हैं, रियासत की भी जिम्मेदारी है, तालीमी इदारों की भी जिम्मेदारी है कि वो क्या क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि मंशियात जैसी लानत से अपने बच्चों को, अपने प्यारों को बचाया जा सके। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है, रोकथाम के लिए क्या क्या तरीक़ाकार इख्तियार किए जा सकते हैं, मंशियात में मुब्तला मरीज़ को वापस कैसे लाया जा सकता है। डॉक्टर सदाकत साहब, आपसे आगाज़, बहुत सी स्टेजेस होती हैं जिनका भी आप ब्रेक में जिक्र भी कर रहे थे, तो मंशियात में मुब्तला मरीज़ को किस स्टेज से वापस लाना आसान होता है और वापस लाया कैसे जा सकता है कि वो भी नॉर्मल लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सके? अच्छा, जितनी जल्दी ये इक़दाम किए जाएँ उतना ही नतीजा मुस्बत निकलेगा, लेकिन आम तौर पर बड़ी देर हो जाती है क्योंकि इस बीमारी में शेम बहुत है। जब किसी को पता चलता है कि उसका प्यारा नशा करता है तो सबसे पहला जो उसका रद्द-ए-अमल होता है वो शेम का होता है, तो वो उसे छुपाना चाहता है। तो आप किसी मसले को या तो छुपा सकते हैं या फिर हल कर सकते हैं। सो अमूमन 5 से 10 साल तक देर हो जाती है नशे की बीमारी के इलाज में। अच्छा इलाज तब हो सकता है जो ज़रा अर्ली भी हो, क्योंकि जितनी देर होगी डैमेज उतना ज़्यादा होगा, मरीज़ उतनी ज़्यादा देर तक बुरे माहौल में रहेगा, फिर उसको अपने नशे की आदत सपोर्ट करने के लिए नशा बेचना पड़ेगा, फिर वो क्राइम की दुनिया में भी जा सकता है क्योंकि नशे का और क्राइम का बहुत चोली दामन का साथ है। सो जिस सेटिंग में कोई होता है नशे का इलाज उसी सेटिंग में बेहतरीन हो सकता है। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी में है और नशा करता है तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा प्रोग्राम हो सकता है कि जिससे उसके लिए नशे से निजात की राह हमवार हो सके। बिल्कुल सही। अगर वो घर पे है और नशा छोड़ना चाहता है तो फिर ये घर पे ही बेहतरीन हो सकता है, यानी ओरिजिनल सेटिंग में जहाँ इर्द गिर्द माहौल भी वही है, टेम्पटेशंस भी हैं, लेकिन अगर किसी की नीयत है कि वो नशा छोड़ना चाहता है और कोई मोटिवेटेड है तो फिर लाजिम नहीं है कि उसे इंडोर में जाना पड़े। बिल्कुल सही। इंडोर में जाना सिर्फ उस सूरत में ज़रूरी होता है कि एक तो एडिक्शन बहुत पुरानी हो, दूसरा नशे की इतनी शिद्दत हो कि नशा छोड़ते ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का ख़तरा हो, और ऐसे मरीज़ मोटिवेटेड भी नहीं होते। तो सबसे पहले मोटिवेशन के लिए भी जो बंदोबस्त किया जाता है उसके लिए इंडोर जाना पड़ता है। अच्छा, 2 चीज़ें आपने डिस्कस की हैं अभी डिस्कशन में। नंबर 1, शेम। डोंट बी अशेम्ड। कर रहे हैं या पता चल गया है तो जल्दी से गले लगाएं फ़ौरन से। इस चीज़ को आप अपने ज़हनों पे सवार ना करें। इतना आसान नहीं है इतना आसान नहीं, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज़ भी होती है वो भी इलाज तक पहुंचते पहुंचते 3-4 साल लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डायबिटीज़ होने के बाद हम पहले जैसे नहीं रहे, दूसरे लोगों जैसे नहीं रहे। और नशे की बीमारी अगरचे पाकिस्तान में अब हर शख्स के फर्स्ट कज़न, कोई ना कोई फर्स्ट कज़न नशे की बीमारी में मुब्तला है, तो ये कोई बहुत दूर का मामला नहीं है। हर फैमिली में, चाहे कोई बड़ी फैमिली है या छोटी फैमिली है, बहुत ज़्यादा ये वबा की तरह फैला हुआ है। और जितने ऐसे लोग हैं जो एलीट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अफ्लुएंट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अचीवर्स हैं, उनके अंदर नशे के मामलात और भी ज़्यादा पाए जाते हैं। हम समझते हैं कि नशा करने वाला कोई आम सड़क पे कोई बंदा होगा जो नशा करता होगा, तो ऐसा नहीं। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नशा करते हैं। सो जो कॉन्सेप्ट था एक पहले से 50 साल पहले कि नशा करने वाला कोई बेकार आदमी होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, और जो कोई कभी जिसने कोई अचीव ही कुछ नहीं किया होता, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एक टिपिकल जो माशरे में बंदा कामयाबी की मंजिलें तय कर चुका होता है तो उसके बाद वो नशे की बीमारी में गिरता है, या यूनिवर्सिटी में जबकि भी उसने कामयाबी हासिल नहीं की तो वो तबाही के रास्ते पे चल निकॉलता है। सो जैसा कोई पेशेंट होगा तो उसी के मुताबिक उसका इलाज तरतीब दिया जाएगा। अगर कोई डॉक्टर साहब सॉरी, जो इलाज की आप बात कर रहे हैं ना, मैं चाहूँगा ज़रा डिटेल इस पर बात की जाए। हम थोड़ी सी बात मनशियात की रोकथाम पे करते हैं, फिर आपको वापस आते हैं कि जो स्टेजेस हैं, कौन कौन सी स्टेजेस ऐसे हैं जिन पे क्योर बहुत जल्दी है, कौन कौन सी स्टेजेस ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। लेकिन अली भाई, आपके पास मैं आता हूँ और ये बताएं कि जिस तरह बहुत सी एग्जाम्पल्स, केसेस आपकी नज़रों से गुजरे हैं, फिर भी मैं अपना वही सवाल दोहराऊंगा, इसके बावजूद मुनशियात की इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान में आ जाना, फिर सप्लाई होना, ऐसा क्या मामला है कि रोकथाम के लिए कोई इदारा इसमें उनका कोई इनपुट नहीं है, या होने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाते?
जी देखिए, मैं आपको बताऊं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान, एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जिम्मेदारी बनती है कि मुनशियात की तरसील और मुनशियात की जो तरसील है उसकी रोकथाम हो, मुनशियात के को फैलने से रोका जाए और मुनशियात के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एंटी नारकोटिक्स फोर्स अपना मुस्तकिल काम सरंजाम दिए जा रही है, ठीक है। पाकिस्तान के हर शहर में, हर इलाके में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ऑफिसर्स मौजूद हैं, ठीक। देखिए मामलात क्या है, मैं आपको पहले तो एक बात बताऊं, जो इम्पोर्टेंट बात है, बहुत कम लोगों के जहन में आती है। पाकिस्तान हमारा उस खत्ते में मौजूद है कि जो मुनशियात का यूँ समझ लीजिए कि एक गेटवे है, यानी मुनशियात की तरसील जब भी होगी वो कम वक्त निकलेंगे यहाँ इसी पाकिस्तान के किसी इलाके से और फिर वो पकड़े भी जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हमने मनों के हिसाब से नहीं, टनों के हिसाब से मुनशियात ANF के साथ मिलकर पकड़ी हैं, कैप्चर की हैं और उनको साल के आखिर में उनको आग लगाई जाती है। देखिए मामला यह है कि पकड़ के आग लगा देना ये हमारे मसले का हल मालूम नहीं होता। अब मामलात ये हैं कि देखिए, अब मामलात ये हैं कि पाकिस्तान के गांव-गांव, शहर-शहर, कूचा-कूचा, करिया-करिया जो मुनशियात की लानत फैलती जा रही है ना, इस लानत को रोकने में हमें किसी सरकारी इदारे से पहले अपने मुआशरे को मुरीद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए। हम करें क्या? देखिए मुआशरा करे क्या? मुआशरे को करना ये चाहिए कि हम एक बात और भी बताते चलें कि मुनशियात से नफ़रत है हमें, हम मुनशियात को लानत करार देते हैं, लेकिन जो बेचारे इस मामलात में पड़ जाते हैं ना, वो उनकी मजबूरी बेबसी हो जाती है फिर। और करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि इस मुआशरे में जो बेकरारी बेचैनी है ना, इस बेकरारी बेचैनी से इस मुआशरे की नौजवान नस्ल को महफूज रखा जाए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर मुस्तगी साहब, जिस तरह से अली भाई ने बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी तफसील के साथ कुछ पॉइंट आउट किए हैं, कुछ चीज़ों रोकथाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक उस्ताद का, एक टीचर का, तालीमी इदारों का क्या किरदार होना चाहिए मंशियात की रोकथाम के लिए? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे पास टर्शियरी लेवल पर बच्चे आते हैं और हमारे टर्शियरी इंस्टीट्यूशंस हैं, बच्चों की कुछ आदत इतवार पुख्ता हो चुके होते हैं। इसके बावजूद असातिज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जिस तरह से हम ये कह रहे थे कि वालिदैन बच्चों के साथ ज़्यादा करीबी रवाबित रखें, ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन करें, इसी तरह से उस्ताद का भी आम तौर से देखा ये जाता है कि उस्ताद ने समहाउ ये समझ लिया है कि हमारा काम तो क्लास में जाना और लेक्चर डिलीवर करना और फिर वापस आ जाना। ये बड़ा अलमिया है। इससे असातिज़ा की भी एक तरबियत की ज़रूरत है कि आपका काम, जब बच्चे आपके पास आ गए, जब तक वो घर में होते हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, जब वो मोहल्ले में होते हैं स्टेट की जिम्मेदारी है, सड़कों पे होते हैं स्टेट की जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर साहब, कैंपस एक इजाज़त देंगे मुझे? जी फरमाइए। मैं डॉक्टर साहब से इजाज़त लेने के बाद एक बात कर रहा हूँ। देखिए, पहले ये हुआ करता था कि टीचर होते थे इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। आज टीचर होते हैं घंटों के बेस पर कि जी 2 घंटे के लिए टीचर फला आके पढ़ा के जाएगा, 3 घंटे के लिए एक टीचर आएगा, 1 घंटे के लिए एक टीचर आएगा, तो उसके बाद तो अहवाल यही होना है ना फिर। जी डॉक्टर साहब, बस यही मैं कह रहा हूँ कि जो असातिज़ा क्लासरूम में जाते हैं वही असातिज़ा कैंपस में भी होने चाहिए उनको, जो जैसे कि आप कह रहे हैं, तो कैंपस से आउट होकर के नहीं सोचना है, कैंपस में इन होते हुए स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा करीबी रवाबित रखे जाएं, उनके साथ इंटरेक्शन की जाए, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में असातिज़ा को जाना चाहिए। इसलिए कि आमतौर से बड़ी इम्पॉर्टेंट डिवीज़न मौजूद है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कि ये करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। इसकी वजह से होता ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जब स्टूडेंट ही रोल प्ले कर रहे होते हैं तो फिर जो मर्जी आता है वो करते हैं।
ज़रूरत इस बात की है कि असातिज़ा को भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनके साथ बाहम मिलकर काम करना चाहिए। जब वो ऐसा करेंगे तो फिर स्टूडेंट उनके करीब आ जाएंगे, और करीब आने का मतलब ये है कि जैसे वो वालिदैन से कुछ शेयर करना चाहते हैं तो उस्ताद से भी शेयर करेंगे। ये शेयरिंग का मामला जो है कहीं गैप हो चुका है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, वैलिड पॉइंट है आपका, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का भी उतना ही रोल है कि अगर किसी की गाड़ी या बाइक यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए आपको 2-3 चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है, कार्ड्स दिखाने पड़ते हैं कि मैं स्टूडेंट हूं या विजिटर हूं, तो मुनशियात फरोश कितनी आसानी से घुस जाते हैं, ये भी इसको भी डिस्कस करने की और देखने की जरूरत है। इसमें पेशेंट की विलिंगनेस भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती होगी डॉक्टर। ये बुनियादी चीज़ जो है वो यही है कि पेशेंट विलिंग नहीं होते। इसी वजह से जो सरकारी अस्पताल हैं उनके बेड आमतौर पर खाली रहते हैं। सरकारी अस्पतालों में आमतौर पर 12 से 18 बेड्स होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर खाली रहते हैं क्योंकि पेशेंट विलिंग नहीं होते। पेशेंट को विलिंग करने के लिए फैमिली को कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि जो मदद नहीं चाहता उसको मदद कैसे फराहम करें, और आहिस्ता आहिस्ता मामला सिरकते सिरकते तबाही तक जाता है। जैसे ये अभी खातून बता रही थी, तो ये एक दिन में नहीं हुआ, ऐसा कई सालों में होता है। ये जो एक आप बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी में ड्रग डीलर्स या ड्रग्स बेचने वाले ड्रग पुशर कैसे घुस जाते हैं, कोई भी नहीं घुसते। हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ ड्रग्स को ख़त्म करने का काम करते हैं। यूनिवर्सिटी में जो ड्रग पुशर होते हैं वो भी स्टूडेंट होते हैं, और शुरू में लोग फ्री में नशा करते हैं दूसरों के ख़र्चे से, फिर वो अपने ख़र्चे से नशा करते हैं। जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो अपना नशे का ख़र्चा बनाने के लिए दूसरे लोगों को लगाते हैं। सो ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्सिटी में बाहर से आके ड्रग पुशर्स, यूनिवर्सिटियों के माहौल में एंट्री के लिए आपको कोई रीज़न चाहिए होता है। तो एक स्ट्रक्चर होता है जो यूनिवर्सिटी में इन चीज़ों को दुरुस्त करता है। हम 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं 5 साल मंसूबे के तहत कि उनके अंदर से ड्रग्स जो है वो 0 लेवल पे आ जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अभी जो कॉलर बता रही थी कि इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, तो शायद लोग जो आना चाहते हैं वापस, वो इस वजह से भी नहीं आते कि अब इतने पैसे वहाँ हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो नशे में सब कुछ गंवा चुके होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट इतना महंगा है, या सरकारी सतह पर, या आप इसको क्या सजेस्ट करेंगे, या उन खातून को क्या सजेस्ट करेंगे, अगर क्विकली आप बता सकें। देखिए, हर किस्म के जो इलाज होते हैं वो सरकारी सतह पे फ्री होते हैं, फिर कुछ और जगहों पे वो महंगे भी होते हैं। लेकिन ये जो मामला खातून बता रही थी, यहाँ मामला महंगे सस्ते का नहीं है। अगर वो रब्ता करें तो हम बताएंगे कि वो लड़की अगर मदद चाहती है या उसके फैमिली वाले सीखना चाहते हैं कि लड़की को कैसे तैयार करें नशा छोड़ने पे, तो हमेशा मदद मौजूद होती है, लेकिन उसके लिए आपको सही जगह रब्ता करने की ज़रूरत होती है। सो जब तक ये शेम में से नहीं निकलते, खातून तो टेलीफोन पे बात कर रही थी, मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि लोग आमतौर पर इस तरह सामने आके बात नहीं करते। लेकिन नाम फिर भी नहीं बताया था उन्होंने कि मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनकी एक बच्ची जो है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुआशरे के हालात क्या हैं। पहले ये लड़कों का मामला समझा जाता था, अब लड़कियों का मामला भी ये उसी तरह है जैसे कि लड़कों का मामला है, क्योंकि ज़िंदगी के दौर में जहाँ हर अच्छे काम में लड़कियाँ आगे हैं, तो उस तरह ये ड्रग्स के मामले में, मनशियात के मामले में भी अब वो आगे बढ़ रही हैं, जिसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे मुआशरे में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई लड़का या कोई लड़की नशे की बीमारी में मुब्तला हो, क्योंकि हम अपने मुआशरे को अगर बचाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कोई ढांचा बनाना पड़ेगा। स्केयर फैलाने से कुछ नहीं होता, शोर मचाने से कुछ नहीं होता। अगर हम डर जाएंगे तो हम और ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर मुब्तला हो। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की आपने कि एक ढांचा बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि रोकथाम किस तरह की जाए। फजल वाहिद साहब, आपकी तरफ आएंगे, क्या आप रिमार्क्स देंगे इस चीज़ पर, रोकथाम के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, पेरेंट्स के लिए, सोसाइटल नॉर्म्स के हवाले से, कि रोकथाम की जाए और जो इसमें मुब्तला हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रोकथाम जो है
उसमें सिर्फ आप सप्लायर पे फोकस मत करें, आप कंज्यूमर पे फोकस करें। जब तक आप कंज्यूमर को नीचे नहीं लाएंगे, जब तक आप कंज्यूमर की तरबियत नहीं करेंगे, जब तक आप कंज्यूमर का नंबर रिड्यूस नहीं करेंगे सप्लायर पे बराह रास्त, ये पार्शल अप्रोचेज़ होते हैं। होलिस्टिक अप्रोच में ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। अमेरिका ने 1920 में पाबंदी लगाई तो कंजम्पशन बढ़ गई थी शराब की। 1933 में उनको नई अमेंडमेंट लाकर दोबारा पाबंदी हटा दी। उसकी वजह यह है कि सिर्फ पाबंदी लगाने से मसला हल नहीं होता, लोगों ने घरों में बनाना शुरू कर दिया था। इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखें, ये जो हमारी याददाश्त होती है, मेमोरी, ये सेलुलर लेवल पे होती है और ये पॉसिबिलिटी वेव के तौर पे एग्जिस्ट करती है जो किसी भी टाइम वापस आ सकती है। एडिक्शन की ज़बान में इसको यूफोरिक रिकॉल कहते हैं। जब तक आप इसके ऑल्टरनेटिव्स लोगों को नहीं सिखा देते, जब तक उनकी मेमोरी को आप नए प्लेजर एक्सपीरियंसेस से फीड करना नहीं सिखाते हेल्दी तरीक़ों से, तब तक वो इसको छोड़ नहीं पाएंगे। जब हम क्योर की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में वो तमाम चीज़ें जैसे मेडिटेशन है, जिसमें योगा है, म्यूज़िक थेरेपी है, एरोमा थेरेपी है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर गेम्स है, जिम है, जब तक उनको आप उनकी मेमोरी को, उनके 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए नए प्लेजर मेमोरी फीड नहीं करते, तो पुरानी जो प्लेजर मेमोरी है ना, वो उसको एरिडिकेट नहीं कर सकते, आप मेमोरी को इरेज नहीं कर सकते, उनको वो जो सुहानी यादें हैं वो वापस नशे की तरफ लेकर जाएंगी जब तक आप उनको रिप्लेस नहीं करते नए प्लेजर हेल्दी मेमोरीज़ के साथ। उसके अलावा जब आप रोकथाम की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स की और टीचर्स की ट्रेनिंग और उनकी एजुकेशन। और वही बड़ा वैलिड पॉइंट है ये फैसल साहब, बहुत वैलिड पॉइंट है और आपने बिल्कुल ठीक वो बात कोट की अमेरिका की कि वहां पर उन्होंने अल्कोहल के यूज को कम करने की कोशिश की तो वो और बढ़ गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि अमेरिका में ही एक कैंपेन चली थी, एक ढांचा बनाया गया था सिगरेट का और ब्लैक पैकेट बनाया गया था सिगरेट का और वो फिर सबसे ज्यादा सेल हुआ था। लाइक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, पेरेंट्स की, टीचर्स की, हमारी सोसाइटी की। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर सदाकत अली साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तकीर साहब, अली रजा साहब और फजल वाद साहब। वी होप कि बहुत हेल्दी डिस्कशन थी ये और हमारे देखने वाले वो पेरेंट्स भी, वो फ्रेंड्स भी, वो रिश्तेदार भी जो थोड़ी सी भी भिनक पड़े तो इस चीज़ से मायूस ना हो या फिर इस चीज़ को आप हावी ना कर लें, शेम में ना चले जाएं, बल्कि फ़ौरन से इसकी रोकथाम के लिए डट जाएं। जी हाँ, और अगर किसी एक घर में भी इस चीज़ को फॉलो कर लिया गया तो वो हमारी कामयाबी होगी। आज के सुबह सवेरे पाकिस्तान से इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।